ये कहानी एक बेहद खतरनाक और घने जंगल से शुरू होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार लियो अपने खोए हुए बेटे की तलाश में जंगल जंगल भटक रहा होता है। तभी अचानक उसे पास से किसी इंसान की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वह अपनी बंदूक संभालकर सावधानी से उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे कुछ छोटे छोटे भालू के बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, अचानक पीछे से एक विशालकाय और खूंखार भालू पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देता है। भालू अपने नुकीले जबड़ों से लियो की पीठ को फाड़ने की कोशिश करता है। जब उससे भी उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो वह अपने भारी और शक्तिशाली पंजों से लियो को बेरहमी से नोचने लगता है। दर्द से तड़पता हुआ लियो जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन भालू उसे छोड़ने के बजाय और भी हिंसक होता जाता है। वह बार बार उसे जमीन पर पटकता रहता है। कुछ ही सेकंड में लियो इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद भालू अपना विशाल पंजा लियो के सिर पर रख देता है, लेकिन लियो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो उसकी जान जा सकती है। कुछ देर बाद भालू उसे मरा हुआ समझकर वहां से जाने लगता है। तभी मौका देखकर लियो कांपते हुए हाथों से अपनी बंदूक उठाता है और जाते हुए भालू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही भालू और भी ज्यादा उग्र हो जाता है। वह पलटकर वापस आता है और अपने पंजों से लियो के गले को चीर देता है। फिर अपने खतरनाक जबड़ों से उसके कंधे को बुरी तरह फाड़ डालता है। हालांकि गोली लगने की वजह से भालू खुद भी कमजोर होने लगा था। यही मौका देखकर लियो अपना चाकू निकालता है और जैसे ही भालू दोबारा उसकी ओर बढ़ता है, वह पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देता है। लगातार हुए हमलों से भालू की ताकत कम होने लगती है। अगले ही पल दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। लगभग 400 किलो वजनी वह विशाल भालू आखिरकार लियो के ऊपर आकर मर जाता है। कई घंटों तक दर्द में पड़े रहने के बाद लियो किसी तरह रेंगते हुए अपने कैंप तक पहुंचता है और वहां से जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वह भालू की खाल पहनकर एक सड़ चुकी भैंस की लाश के पास जाता है। वह उसकी हड्डियां तोड़कर अंदर बचा हुआ मांस खाने लगता है। भले ही वह मांस पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रेंगते रेंगते वह नदी के किनारे पहुंचता है और अपनी बोतल में पानी भरकर पीने की कोशिश करता है, लेकिन गले में गहरे घाव होने के कारण पानी उसके गले से बाहर बहने लगता है। लियो जानता था कि बिना भोजन के कुछ दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। इसलिए वह तुरंत सूखी घास इकट्ठी करता है, फिर बारूद निकालकर उसका थोड़ा हिस्सा अपने घाव पर लगाता है और बाकी घास पर डाल देता है। इसके बाद वह पत्थरों को रगड़कर किसी तरह आग जलाता है और कांपते हाथों से उस जलती हुई लौ को धीरे धीरे अपने गले के घाव के पास ले जाता है। अचानक असहनीय दर्द की वजह से लियो बेहोश हो जाता है। पेड़ पर बैठा एक कौवा जो नदी किनारे पड़े लियो को देखकर दावत की उम्मीद कर रहा था, खुद उसका भोजन बन जाता है, लेकिन इतने से उसका पेट भरने वाला नहीं था। इसलिए वह भूख मिटाने के लिए पत्थरों के बीच से घास की जड़ें निकालकर खाने लगता है। तभी अचानक पीछे से हलचल होती है और वह हिरणों के एक झुंड को नदी पार करते हुए देखता है, लेकिन उसके पास बंदूक नहीं थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। आदत से मजबूर होकर वह एक लकड़ी की छड़ी उठाता है और उसे बंदूक की तरह पकड़कर ट्रिगर दबाने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद लियो एक चट्टान पर अपना नाम लिख रहा होता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दुश्मन कबीले के लोग हैं, जो जंगल में उसके कबीले के लोगों का शिकार कर रहे हैं। लियो समझ जाता है कि यदि वह उनके हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे हटकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता है। लेकिन तभी पानी पीने आए एक आदिवासी की नजर उस पर पड़ जाती है। खतरा महसूस करते ही लियो तुरंत नदी में कूद जाता है और तैरकर दूर जाने लगता है, लेकिन दुश्मन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वे उस पर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। सही समय पर लियो अपना सिर पानी के अंदर कर लेता है और किसी तरह बच निकलता है। बहते पानी में उसे अपने बेटे की याद आने लगती है, जिस बेटे को ढूंढने के लिए वह इस खतरनाक जंगल में आया था। वह अब जीवित नहीं था। उसके एक खास दोस्त फिट्स ने केवल $300 के लिए उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब लियो उसी से बदला लेने के लिए भटक रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी अपनी जान खतरे में थी। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि नदी का बहाव उसे दुश्मन कबीले से काफी दूर ले आया है। मौत के मुंह से निकलकर वह नदी में बहती एक लकड़ी को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचता है। बर्फ जैसी ठंडी हवा में उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह अभी भी जिंदा था। जब लियो ने अपने कपड़े हटाकर अपने शरीर को देखा तो उसे पता चला कि उसके घाव अब सड़ने लगे थे। हालत बेहद खराब थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे हर हाल में आगे बढ़ना था। इसी सोच के साथ वह फिर से नदी में उतर गया। उसने नदी के भीतर पत्थरों की मदद से एक घेरा बनाया, जो किसी अस्थायी जाल की तरह काम कर सकता था। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और एक मछली उस घेरे में फंस गई, लेकिन कई दिनों की भूख ने उसे इतना कमजोर और बेचैन कर दिया था कि उसने मछली को कच्चा खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे नदी के किनारे से किसी आवाज का एहसास हुआ। वह बड़ी मुश्किल से मिट्टी के एक छोटे से टीले को पार करके आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसके सामने हजारों जंगली भैंसें बर्फ से ढके विशाल मैदान में एक साथ दौड़ रही थी। ये नजारा किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उसी झुंड में एक भैंस को भेड़ियों के एक झुंड ने चारों तरफ से घेर रखा था। हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद हजारों भैंसों
आसपासों में से कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था। लियो चुपचाप छिपकर रात होने का इंतजार करने लगा। उसका इरादा था कि जब भेड़िए अपना शिकार खाकर चले जाएंगे तब वह बचा हुआ मांस खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। लेकिन उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच गया। दूर से उसने देखा कि दुश्मन कबीले का एक आदमी मशाल लेकर आया और उसने भेड़ियों को भगा दिया। अब वह शिकार पूरी तरह उसी आदमी का हो चुका था। भूख से बेहाल लियो ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ वह आदमी कच्चा मांस ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। जैसे ही उसकी नजर लियो पर पड़ी उसने तुरंत अपना धनुष बाण उठा लिया। यह देखकर लियो ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और घुटनों के बल बैठ गया ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके बाद वह जमीन पर लेट गया और इशारों में उससे खाने की भीख मांगने लगा। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद जब उस आदिवासी को यकीन हो गया कि लियो से उसे कोई खतरा नहीं है तब उसने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे कर लिया। हालांकि उसने तुरंत उसे खाना नहीं दिया। वह आराम से बैठकर खुद मांस खाता रहा। उधर लियो बार बार इशारों से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। आखिरकार उसकी दयनीय हालत देखकर उस आदिवासी का दिल पसीज गया और उसने मांस का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। लियो उस टुकड़े पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा जंगली जानवर हो। कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह उस आदमी की नजर लियो के सड़े हुए घावों पर पड़ी। तब लियो ने इशारों में अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई और भालू का पंजा दिखाकर यह भी साबित किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसके गहरे घाव और भालू का पंजा देखकर आखिरकार आदिवासी को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद दोनों साथ यात्रा पर निकल पड़े। लियो उस आदमी के चितकबरे घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। उधर फिट्स, जिसने लालच में आकर लियो के बेटे की हत्या की थी, अपनी जान बचाने के लिए लगातार दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा था। काफी दूरी तय करने के बाद लियो और वह आदिवासी एक सूखे पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। दोनों आसमान से गिरती बर्फ को अपनी जीभ से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस पल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी परेशानियां कुछ देर के लिए गायब हो गई हों। धीरे धीरे वह आदिवासी भी लियो को अपना मित्र मानने लगा था, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक भयानक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। ऐसे में आदिवासी खुद पैदल आगे चलकर रास्ता दिखाने लगा, जबकि घायल लियो को घोड़े पर बैठा दिया गया। लेकिन कमजोरी और बुखार की वजह से लियो अचानक घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर आदिवासी तुरंत हरकत में आ गया। उसने पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी तंबू बनाया, आग जलाई, पत्थरों को गर्म किया और जड़ी बूटियों से उसके घावों का इलाज करने लगा। गर्म पत्थरों से निकलती गर्मी ने आसपास की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और पूरे तंबू में भाप फैल गई। आखिर में उसने लियो को पूरी तरह ढक दिया ताकि उसका शरीर गर्म बना रहे। जब अगली सुबह लियो की आंख खुली तब तक बर्फीला तूफान थम चुका था। उसका बुखार भी उतर गया था और वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन वह आदिवासी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जाते समय वह लियो के लिए खाना और पानी छोड़ गया था। लियो अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि उसी की वजह से वह अभी तक जिंदा था। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद उसके कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि वही आदिवासी एक पेड़ से लटका हुआ था। किसी ने उसे बेरहमी से मारकर वहां टांग दिया था। उसकी छाती पर एक लकड़ी की तख्ती भी टंगी हुई थी, जिस पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ था। लियो तुरंत समझ गया कि यह काम फ्रेंच शिकारी कबीले का है, जो अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ता था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे उन्हीं फ्रेंच शिकारियों का कैंप दिखाई दिया। वे लोग आग के सामने बैठकर गर्म सूप पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उसी कैंप में लियो की नजर एक इंडियन लड़की पर पड़ी, जिसे उन्होंने बंदी बना रखा था। लियो ने तय कर लिया कि वह उसे बचाएगा। लियो चुपचाप कैंप के अंदर घुस गया। उसका इरादा था कि वह लड़की को आजाद कराए, चितकबरे घोड़े को साथ ले और वहां से निकल जाए। लेकिन तभी एक फ्रेंच आदमी उस इंडियन लड़की को घसीटते हुए उसी दिशा में आने लगा। यह देखकर लियो तुरंत घोड़े के पीछे छिप गया और बिना आवाज किए सब कुछ देखने लगा। कुछ ही पलों में उसे समझ आ गया कि वे लोग उस लड़की को इंसान नहीं बल्कि अपनी हवस पूरी करने का साधन समझते थे। धीरे धीरे रेंगते हुए लियो उसके पास पहुंचा और उसकी बंदूक उठा ली। अगले ही पल उसने बंदूक सीधे उसके सिर पर तान दी। इसके बाद लियो ने बिना समय गंवाए घोड़े की रस्सी खोल दी ताकि मौका मिलते ही वे वहां से भाग सके। लेकिन तभी पास खड़ा एक काला घोड़ा अचानक जोर से हिनहिना उठा। उस आवाज ने पूरे कैंप को सतर्क कर दिया। फ्रेंच शिकारी तुरंत हथियार उठाकर उस दिशा में दौड़ पड़े। खतरा बहुत करीब आ चुका था। यह देखकर लियो ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर लियो और वह लड़की अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। काफी दूर पहुंचने के बाद लियो ने पहली बार राहत की सांस ली। उस रात वह एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा, आग जलाई और बंदूक को सीने से लगाकर सो गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा है। सुबह होते ही कुछ इंडियन योद्धा उसी लड़की की तलाश करते हुए उस इलाके में पहुंच गए। जैसे ही लियो आधी नींद में उठा, अचानक एक तीर तेजी से उसकी ओर आया और उसे लग गया। जब उसने देखा कि कई इंडियन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उसने तुरंत अपना सामान उठाया और तेजी से अपने घोड़े पर सवार हो गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन वे लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे। पीछे मुड़कर उसने कई बार गोली चलाई ताकि उनका पीछा रोका जा सके, लेकिन वह अकेला इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता था। तभी अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका घोड़ा फिसल गया और अगले ही पल लियो अपने घोड़े के साथ हजारों फीट नीचे जा गिरा। किस्मत से घोड़े ने उसकी जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह
घायल हो गया। अब वह आगे चलने की हालत में नहीं था। उधर बर्फीला तूफान लगातार और भी भयानक होता जा रहा था। लियो समझ गया कि अगर उसे जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो वह ठंड से मर जाएगा। मजबूरी में उसने एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपने घोड़े का पेट चीर दिया और उसके अंदर के सारे अंग बाहर निकाल दिए। फिर अपने भीगे हुए कपड़े उतारकर वह खुद घोड़े के पेट के अंदर घुस गया। मरे हुए घोड़े के शरीर में अभी भी थोड़ी गर्मी बाकी थी। उसी गर्मी की मदद से वह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। ठंड से कांपते हुए आखिरकार वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब मौसम साफ हुआ तब उसकी आंख खुली। वह अभी भी घोड़े के पेट के अंदर था और उसके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से घोड़े का पेट फाड़कर अपना सिर बाहर निकाला और ताजी हवा में गहरी सांस ली। उसने अपने कपड़े पहने और चारों ओर नजर दौड़ाई। जाते जाते उसने अपने घोड़े की तरफ देखा और मन ही मन उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही वह एक और रात जिंदा रह पाया था। चारों तरफ फैले विशाल बर्फीले मैदान और आसमान छूते पहाड़ों के बीच लियो एक छोटे से काले धब्बे जैसा दिखाई दे रहा था। रात होने पर वह एक पत्थर की दरार में बैठ गया और खुद को बार बार यही याद दिलाता रहा कि फिट्स ने उसके बेटे की हत्या की है। यही याद उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उधर किले में लियो के कबीले वालों ने पकड़े गए एक फ्रेंच आदमी से पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उनके किसी आदमी को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि उसने यह जरूर बताया कि उन्होंने एक इंडियन लड़की को पकड़ रखा था। उसी दौरान वहाँ एक घायल आदमी पहुंचा जिसने भालू की खाल पहन रखी थी और फिर उसी घायल आदमी ने उनके कैंप पर अचानक हमला कर दिया था और लड़की को छुड़ाकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया था। यह सुनते ही सबको यकीन हो गया कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि लियो था। इसलिए वे बिना समय गंवाए उसकी तलाश में निकल पड़े। दिन बीत गया, फिर रात हो गई, लेकिन वे लोग लगातार उसकी खोज करते रहे। घने अंधेरे में उनकी मशालों की रोशनी दूर तक चमक रही थी। तभी अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंज उठी। सभी लोग सतर्क हो गए और सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगे। अंधेरे में उन्हें एक परछाई अपनी ओर आती दिखाई दी। जैसे ही वह व्यक्ति करीब आया, सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह लियो था। इतनी भयानक परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद उसे जिंदा देखकर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कबीले का सरदार तुरंत घोड़े से उतरा और लियो को सहारा देकर अपने साथ वापस ले गया। वहां पहुंचते ही उसके घावों की मरहम पट्टी की गई और उसे आराम दिया गया। लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। उसे पता चला कि उसके बेटे का हत्यारा फिट्स कबीला छोड़कर टेक्सास की दिशा में भाग चुका है। यह सुनते ही लियो के भीतर दबा हुआ गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने बिना एक पल गंवाए सरदार के साथ घोड़े पर सवारी की और फिट्स की तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद उन्हें बर्फ पर घोड़े के खुरों के निशान दिखाई दिए। लियो ने उन्हें ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये निशान फिट्स के घोड़े के ही हैं। अब उन्हें यकीन हो गया कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए पूरे दिन आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब रात होने लगी और आगे का रास्ता साफ दिखाई देना बंद हो गया, तब उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाई और रात भर वहीं रुके रहे। सुबह होते ही वे आगे की ओर चल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीच चलते हुए लियो को हल्की सी धुएं की गंध महसूस हुई। उसे लगा कि कहीं न कहीं आसपास कोई इंसान मौजूद है। उसने तुरंत सरदार से कहा कि वह जंगल के पूर्वी हिस्से की तरफ जाकर तलाश करे, जबकि वह खुद पश्चिम दिशा से ऊपर चढ़कर खोज करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। कुछ दूरी तय करने के बाद लियो अचानक रुक गया। उसके अनुभव ने उसे महसूस करा दिया था कि आसपास कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह घोड़े से उतरा, बंदूक हाथ में ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर उसे बुझी हुई आग की राख दिखाई दी। इससे साफ था कि कोई हाल ही में यहाँ मौजूद था, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उधर सरदार खुले इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक बड़े पत्थर के पीछे से वह फिट्स था। बाहर आते ही उसने अपनी बंदूक सीधे सरदार पर तान दी। अपनी जान खतरे में देखकर सरदार ने धीरे धीरे अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गोली चल गई। गोली की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। आवाज सुनते ही लियो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरदार बर्फ पर निश्चल पड़ा था। गोली ने उसकी खोपड़ी को चीर दिया था और उसकी मौत हो चुकी थी। अपने साथी को इस हालत में देखकर लियो का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसी समय दूर पहाड़ों की तरफ से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। उसने देखा कि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक रहा था। इस दृश्य को देखकर उसे समझ आ गया कि फिट्स किस दिशा में भागा होगा। लियो ने सरदार के शव को सम्मान पूर्वक उठाया और उसे साथ लेकर पहाड़ की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने एक पेड़ की मोटी टहनी काटी और आगे बढ़ने लगा। अब उसके सामने एक खुला और सुनसान बर्फीला इलाका था, जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक दूर से फिट्स ने उस पर निशाना साध लिया और गोली चला दी। गोली लगते ही लियो नीचे गिर पड़ा। ये देखकर फिट्स तेजी से घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़ा। जब उसने करीब जाकर जांच की तो उसे सिर्फ एक टहनी बंधी हुई मिली। तभी उसे समझ आया कि उसने जिसे गोली मारी थी वह लियो नहीं बल्कि सरदार था। तभी छुपे हुए लियो ने बाहर निकलकर गोली चला दी। गोली लगने के बाद फिट्स किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगा। लियो भी बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद फिट्स घने कोहरे से भरे जंगल में पहुंच गया। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ लियो सावधानी से उसकी तलाश कर रहा था। अचानक फिट्स ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लियो किसी तरह बच गया। फिट्स अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ भागने लगा और लियो उसके पीछे पीछे
दौड़ता रहा। कुछ दूर भागने के बाद अचानक फिट्स का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। पीछे से आता हुआ लियो भी फिसलते हुए उसके करीब पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। फिट्स समझ चुका था कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। उसने लियो को समझाने की कोशिश की और कहा कि जो हुआ वह गलती थी, लेकिन लियो के लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, उसके बेटे की जान गई थी। ये सुनकर लियो का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में फिट्स की उंगलियां काट दी। दर्द से चीखते हुए फिट्स ने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लियो ने उसका गला पकड़ लिया, लेकिन उसी दौरान फिट्स ने मौका पाकर चाकू लियो के शरीर में घोंप दिया। तेज दर्द से लियो की पकड़ ढीली पड़ गई और फिट्स ने उसे जमीन पर पटक दिया। अब वह चाकू लेकर उसकी आंखों पर वार करने ही वाला था कि लियो ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चाकू छीन लिया और सीधे फिट्स के पेट में घोंप दिया, लेकिन फिट्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जोरदार लात मारकर लियो को पीछे धकेल दिया और उसी चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बाद लियो ने कुल्हाड़ी से फिर हमला किया और फिट्स को और ज्यादा घायल कर दिया। फिर उसने उसे जमीन पर दबोच लिया और उसका गला पकड़ लिया। अब फिट्स को महसूस होने लगा कि उसकी मौत तय है। तभी उसे सामने से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। नदी के उस पार कुछ इंडियन योद्धा उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर लियो ने फिट्स को मारने के बजाय नदी में फेंक दिया, लेकिन फिट्स नदी में बह नहीं पाया। नदी के दूसरी तरफ मौजूद इंडियन योद्धाओं ने उसे पकड़ लिया और किनारे पर खींच लाए और फिर उस इंडियन कबीले के सरदार ने उसे मार दिया। उसके बाद उन लोगों ने लियो पर हमला नहीं किया। कारण यह था कि जिस इंडियन लड़की को लियो ने फ्रेंच कबीले से बचाया था, वह उसी मुखिया की बेटी थी। अब लियो के मन में कोई बदले की भावना नहीं बची थी। उसकी वर्षों की पीड़ा, गुस्सा और संघर्ष आखिरकार समाप्त हो चुका था। लेकिन अब वह यही सोच रहा था कि इस दुनिया में अकेला रहकर वह क्या करेगा। तभी उसे अपनी पत्नी दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान को देखकर लियो समझ गया कि उसका सफर अब यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।